हेलो क्लास 8। आज हम आपके सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय का सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास के दूसरे पाठ भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कुछ स्थितियाँ दिखाई हैं, दो स्थितियाँ कि एक तो तंजानिया के एक छोटे गाँव में जहाँ माम्बा नाम की एक लड़की है और उसे पानी के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता है और घर के कामों में हाथ बटाती है और उसके परिवार के पास एक छोटी झोपड़ी के अलावा चट्टानी भूमि का एक भाग है और उसके पिता जो हैं वो बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं होता, इतनी ही मक्का और सेम उगा सकते हैं। और पीटर है जो न्यूजीलैंड में है, यहाँ पर भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है और उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का यानी कि ऊन का एक तरह से व्यापार कहना चाहिए जब तो करता है। जब वो स्कूल से लौटता है तो अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है और उसकी एक विस्तृत घास के मैदान पर वो स्थित है और जहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंधन किया जाता है और जैविक कृषि के द्वारा सब्जियाँ भी उगाता है। तो दो विभिन्न स्थानों का अंतर दिखाया गया है और ये विभिन्नता क्यों है? भूमि की गुणवत्ता, मृदा यानी मिट्टी, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणी और प्रौद्योगिकी जो टेक्निक नई नई निकलती हैं उनके उपयोग की भिन्नता के कारण है। तो इसका मुख्य कारण जो है इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। तो देखिए क्या आप जानते हैं विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या, विरल यानी कि जो जनसंख्या है वो बहुत दूर दूर है या वो बिल्कुल सुनसान है। अब देखिए भूमि जो है वो सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण है। भूपृष्ठ का कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग ही भूमि है और इसमें भी सभी भाग आवास के योग्य, रहने योग्य हमारे नहीं हैं। तो मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। नहीं, कहीं जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है और कहीं बिल्कुल भी नहीं है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति जो ज़मीन है, जो भूमि है वो बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है। पर्वतों के तीव्र ढाल और जो पहाड़ हैं उनके जो ढाल हैं वो भी बहुत तीखे हैं। जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, निम्न यानी निचले क्षेत्र जो कि जिसमें पानी की समस्या हो जाती है, बाढ़ की समस्या हो जाती है, पानी भर जाता है। मरुस्थल क्षेत्र जो कि रेतीले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे वनस्पति नहीं होती है, रेत होती है, पानी नहीं होता है। सघन वन क्षेत्र जहाँ बहुत ही ज़्यादा इतना घना जंगल है कि हाथी भी घुसने से डरता है। तो सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। विरल यानी कि बहुत दूर दूर वहाँ पर लोग रहते हैं या बिल्कुल ही नहीं रहते हैं। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बने बसे क्षेत्र हैं। संसार में कोई भी क्षेत्र जहाँ पर नदी घाटी के मैदान हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। तो भूमि उपयोग किस किस कामों में होता है? कृषि के लिए, वानिकी के लिए, खनन यानी उनसे खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं, सड़कों के लिए और उद्योगों की स्थापना करने के लिए साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। तो ये विभिन्न देशों में, चयनित देशों में भूमि उपयोग दिखाया गया है। तो इस तरह से तो भूमि का उपयोग जो है भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, उस जमीन की आकृति कैसी है, मिट्टी कैसी है, जलवायु कैसी है, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं कि जनसंख्या वहाँ पर कितनी रह रही है, वो कैसे उसका उपयोग कर रही है और कैसी कैसी तकनीकों का उपयोग उस पर कर रही है। तो स्वामित्व के आधार पर जो मालिक होते हैं ज़मीन के, तो एक होते हैं निजी भूमि होती है और एक सामुदायिक भूमि होती है। निजी भूमि तो जो होती है व्यक्ति उसका स्वयं मालिक होता है और जबकि सामुदायिक भूमि जो होती है पूरे समुदाय के स्वामित्व में होती है और पूरे समुदाय के लोग उसका उपयोग करते हैं। जैसे आपके गांव के जंगल होते हैं, जंगल में आप लकड़ी, घास, पत्ते वगैरह लाते हैं, तो सामुदायिक भूमि है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। जनसंख्या और उसकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है।
स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों का में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। यानी कि उनका उस पर कोई अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने अवैध रूप से ऐसा करना शुरू कर दिया। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में बहुत सारा परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाता है। तो ये देखिए किस तरह से भूमि उपयोग, इन पर सड़क चौड़ी कर रहे हैं, पक्के मकान बन रहे हैं और उद्योग धंधे स्थापित हो रहे हैं। तो इस तरह से उनका परिवर्तन हो रहा है। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण हो रहा है। जो भूमि है उसकी गुणवत्ता बहुत नीचे चली गई है। भूस्खलन हो रहे हैं, मृदा अपरदन हो रहा है, मिट्टी जो होती है वो उसको कहीं पे खिसक रही है, कहीं पे कुछ हो रही है। मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है और लगातार जो रेतीले स्थान है वो फैल रहे हैं। भूमि संसाधन का संरक्षण, तो भूमि संसाधन का हमने संरक्षण करना है। बढ़ती जनसंख्या और इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को रोकने के लिए वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण, जो हम जानवरों को जंगलों में छोड़ देते हैं बहुत ज़्यादा चरने के लिए, उस पर रोक भी कुछ सामान्य तरीके हैं भूमि संरक्षण के। अब यहाँ पर है देखिए भूस्खलन। भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहत्त संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये प्रायः भूकंप के कारण, बाढ़ के कारण और ज्वालामुखी के कारण होता है। लंबे समय तक जब भारी वर्षा होती है उससे भी भूस्खलन, मिट्टी खिसकती है और वो क्या करती है, नदी के वेग को रोक देती है। और नदी का वेग जब रुकता है तो जो नीचे के हिस्से होते हैं उसको पानी काटने लग जाता है और उससे क्या होता है, ऊपर के हिस्से भी प्रभावित होते हैं। तो ये उसको न्यूनीकरण, उसको कम कैसे किया जा सकता है, कह रहे हैं भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर उसको आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। और भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण, आप देखते हैं रास्ते में दीवारें बनती हैं, तो इस दीवारें भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। पेड़ लगाए जाएं और इस तरह के लगाए जाएं जो कि मिट्टी को पकड़ के रखें। और भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए जो पृष्ठीय अपवाह है, जो उसके जो नीचे को खिसक रहा है, उसको नियंत्रण करना भी होना है। अब है मृदा। मिट्टी क्या है? पृथ्वी के पृष्ठ पर कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। अब अपक्षय क्या है देखिए, तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया जो ओस पड़ती है, पौधों, प्राणियों और मनुष्य की क्रियाकलाप द्वारा अनावरित शैलों का टूटना और क्षय होना। अनावरित यानी जिनके ऊपर घास, पेड़ वगैरह नहीं है, वो जो चट्टानें होती हैं टूटती हैं और टूट कर वो चूरे के रूप में होती हैं, तो ये अपक्षय कहलाता है। अब ये देखिए क्या है, मृदा किस तरह से बनती है, उसके कारक क्या हैं। ये मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? जनक शैल, यानी कि जिस चट्टान से वो बन रही है उसका रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती हैं। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं, यानी कितनी ऊंचाई है, कितनी ढाल है, तो वहाँ पर मिट्टी उसी तरह से इकट्ठा होती है। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। तो जहाँ पर बहुत जंगल होगा, पेड़ होंगे और जीवाश्म वगैरह, जीव वगैरह जहाँ पर होंगे, वो सब क्या, उनसे क्या बनती है, ह्यूमस बनता है, जो ऊपर मिट्टी की एक गद्देदार परत होती है ज़मीन के ऊपर। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। जितना बनती जाएगी वो समय के साथ, उसी तरह से मिट्टी की मोटाई भी होती जाएगी। अभी देखिए मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के मुख्य कारक आपने पढ़े अभी। जनक शैल का स्वरूप, जलवायु कारक हैं,
मृदा निर्माण के अन्य स्थल कारक, स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, जो मिट्टी की गुणवत्ता घट रही है उसके संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक क्या हैं? वनोन्मूलन, वन जो हम उजाड़ दिए हैं उससे मिट्टी की गुणवत्ता खत्म हो रही है। अतिचारण, बहुत ज़्यादा जानवर जो चरते हैं। रासायनिक